हेलो गाइज, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। गुलेरिया हाउस में आज सुबह सुबह से ही काफी चहल पहल थी। अनिका ने आज सुबह सुबह उठते ही गुलेरिया हाउस कॉल कर दी थी। अनिका की बात मयूर से हुई थी। कुल मिलाकर अनिका ने कॉल करके गुलेरिया हाउस में यह खबर दे दी थी कि वह और रोहित मारवा गुलेरिया हाउस आने वाले हैं। उसने सभी परिवारजनों को घर पर ही रुकने के लिए कहा था ताकि वह सभी से मिल सके। इसके अलावा ओमकार के माता पिता सुकंतला और श्रवण गुलेरिया को भी वहां बुला लेने के लिए कह दिया था। ओमकार के माता पिता को बुलाने का जिम्मा नंदनी के कंधों पर आ गया था, क्योंकि नंदनी स्वभाव से मधुर और व्यावहारिक थी। सुकंतला और श्रवण की हरकतों के चलते करण गुलेरिया या मयूर ने उन्हें कॉल करने की जहमत इसलिए नहीं उठाई। उनके किए गए कारनामों के बदले मयूर और करण का उन दोनों पर बरस पड़ना एक सामान्य बात होती और ऐसा होने के बाद उन दोनों के लिए तुरंत गुलेरिया हाउस आना मुश्किल हो जाता और हो सकता था वह दोनों कोई न कोई बहाना करके गुलेरिया हाउस आने से बचने की कोशिश करते। इसीलिए अंततः इस काम का जिम्मा नंदनी ने अपने कंधों पर ले लिया और बिना किसी देरी के उन दोनों को तुरंत गुलेरिया हाउस चले आने के लिए कॉल कर दिया। श्रवण का बंगला। सुबह सुबह ही श्रवण गुलेरिया और शकुंतला दोनों ही काफी बेचैन दिखाई दे रहे थे। श्रवण अपने धीमे धीमे कदमों से हॉल में इधर से उधर घूम रहा था। शकुंतला देवी भी वहीं हॉल में इधर से उधर घूम रही थी। दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दो अलग अलग देशों के सिपाही अपनी अपनी परेड की कुशलताओं का प्रदर्शन करने के लिए आमने सामने मौजूद हैं। दोनों एक तरफ से दूसरी तरफ जाकर दोबारा से एक दूसरे के चेहरे के सामने आ खड़े होते हैं। शकुंतला कहती है, आज के दिन की शुरुआत ही अच्छी नहीं हुई। श्रवण गुलेरिया कहता है, ना जाने शाम तक क्या क्या देखना पड़ेगा। शकुंतला कहती है, आदित्य प्रासर की इतनी हिम्मत कि वह हमसे ऊंची आवाज में बात करे। श्रवण गुलेरिया कहता है, ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत उसे मारवा परिवार से मिली है। आखिर उसने अपनी बेटी का रिश्ता पक्का कर दिया। जिसके ऊपर रोहित मारवा का हाथ होगा उसकी हिम्मत तो बढ़ेगी ही। अब शकुंतला कहती है, ऐसे कैसे हिम्मत बढ़ जाएगी, हम भी गुलेरिया परिवार से हैं। मुझे उसका यह बर्ताव बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अब श्रवण गुलेरिया कहता है, अच्छा तो मुझे भी नहीं लगा, लेकिन जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों से क्या उम्मीद करना। अब शकुंतला कहती है, उस प्रीति की किस्मत भी कुछ कम अच्छी नहीं है। मारवा हाउस में रहने के लिए कई जन्मों के पुण्य लगेंगे। उसे आसानी से यह नसीब हो गया है और साथ में मिल गया है गुलेरिया परिवार का राजकुमार। श्रवण कहता है, इतना ही नहीं, वह अकेली लड़की हमारे भेजे हुए इतने सारे आदमियों के हाथ नहीं आई। सारा गुड़ गोबर तो इन आदमियों ने ही किया है। अब शकुंतला देवी कहती है, चिंता मत कीजिए, हम अपने ओमकार के लिए कोई दूसरा परिवार ढूंढ लेंगे। इस प्रीति का भी कोई ना कोई इंतजाम करके रहेंगे। तभी श्रवण गुलेरिया कहता है, यह तो बात की बात है। अभी फिलहाल तो यह सोचो कि हमें गुलेरिया हाउस में आने का इतने प्यार से निमंत्रण क्यों दिया गया है। अब शकुंतला देवी कहती है, और वह भी इतनी सुबह सुबह, वह भी तुरंत आने के लिए कहा है। श्रवण गुलेरिया कहता है, मुझे दाल में कुछ काला लगता है। तभी शकुंतला कहती है, मुझे तो वहाँ की दाल ही काली लगती है। इसके बाद श्रवण सोफे पर बैठ जाता है और कहता है, बैठो भाग्यवान, इस तरह अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाकर हमें कुछ नसीब नहीं होगा। शकुंतला कहती है, हाँ जी आप सही कहते हैं, और जाकर श्रवण के पास बैठ जाती है। अब श्रवण कहता है, वह लड़का पहले ही हमारे हाथ नहीं था, अब हमारे शेयर भी उसी के नाम पर शिफ्ट कर दिए गए हैं। क्या तुम्हें लगता है कि अब वह हमारे हाथ आएगा। शकुंतला देवी कहती है, रुको जी, इतना भी ज्यादा मत सोचो, अभी इन बातों को 1 महीना भी नहीं हुआ है। मुझे नहीं लगता कि ओमकार को अभी इस बारे में कोई भी जानकारी होगी। हमारे पास काफी वक्त है, इतने में कोई ना कोई जुगाड़ लगा ही लेंगे। श्रवण लंबी गहरी सांस लेता है और कहता है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। चलो पहले चलकर गुलेरिया हाउस का नजारा देख कर आते हैं। जरा देखे तो सही वहाँ हमारे लिए कौन से नए इंतजाम किए गए हैं। मारवा हाउस। आज से पहले कभी भी रोहित को अनिका के लिए भेजे गए स्वाति मल्होत्रा के पार्सल कभी भी देखने के लिए नहीं मिले थे, लेकिन आज वह दोनों साथ में मौजूद थे। अनिका अपना लैपटॉप उठाकर नीचे हॉल में पहुंच जाती है, फिर उसके इशारे पर सभी नौकर वहां से चले जाते हैं। अनिका अपने लैपटॉप की मदद से वहां मौजूद सभी कैमराज को बंद कर देती है। इन सभी बड़े बड़े बॉक्स को एक एक करके बड़ी सी टेबल पर रखा गया था,
जब अनिका उन बॉक्स के ऊपर से उनके गत्तों के कवर हटाती है तो उसके अंदर से मेटल बॉक्स निकालते हैं। इन सभी की चौड़ाई करीब 2.5 फीट और लंबाई 5 फीट तक की थी। मेटल बॉक्स को ध्यान से देखने के बाद अनिका को उसमें बीचों बीच कवर को खोलने का लॉक दिखाई देता है। जब अनिका उस लॉक की मदद से उस कवर को ओपन करती है तो यह सिर्फ 15 सेंटीमीटर तक का ही कवर खुलता है। यह शीशे जैसी संरचना थी जिसके एक और कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए थे। दरअसल यह बहुत ही आसान पहेली थी, बस इसमें भी समय सीमा तय की गई थी। समय रहते अनिका को इसे समझकर पूरा करना था। अगर यह किसी अन्य व्यक्ति के हाथ लग जाता तो अवश्य ही वह इस पहेली को कुछ ही वक्त में समझ जाता, लेकिन इतने कम समय में शर्तों को पूरा नहीं कर पाता। पहेली थी, प्रथम बिना पढ़ा लिखा, द्वितीय छाप द्रव का, तृतीय करे बीच बचाओ, चतुर्थ माथे की चाप, पंचम स्थान रिया का। प्रिय पाठक, इस सरल सी पहेली का उत्तर आप भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जिन्हें पढ़ने के बाद अनिका समझ जाती है कि इसे खोलने के लिए अनिका को अपने फिंगरप्रिंट की जरूरत है। अनिका एक एक करके सवालों के जवाब के अनुसार अपने अंगूठे, तर्जनी उंगली, माध्यम उंगली, अनामिका और फिर कनिष्ठ 5 उंगलियों की छाप की मदद से बॉक्स को खोल लेती है। पर कमाल की बात यह थी कि एक बॉक्स को अनबॉक्स करते ही बाकी सभी बॉक्स भी एक ही आवाज के साथ खुल जाते हैं। रोहित को जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस वक्त क्या चल रहा है, यह बॉक्स कहां से आए होंगे और उनके अंदर क्या हो सकता है। अनिका धीरे से पहले बॉक्स का ढक्कन खोलकर देखती है। इसे खोलने के बाद उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वह अपनी जगह पर स्थिर खड़ी रह जाती है। ना उसके मुंह से कोई शब्द निकलता है, ना पलकें झपकती हैं। रोहित कुछ ही कदम पीछे खड़ा था। अनिका को इस तरह देखकर वह जल्दी से अनिका के पास आ जाता है और उस बॉक्स के अंदर देखता है कि इसके अंदर ऐसी क्या चीज है कि जिसे देखकर अनिका की मनोस्थिति ऐसी हो गई है। जैसे कि रोहित बॉक्स के अंदर देखता है, उसे खुद पर विश्वास नहीं होता। वह जल्दी से बाकी के दोनों बॉक्स भी खोल देता है और उनके अंदर झांक कर देखता है। इसके बाद भी जब रोहित को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, तब वह बॉक्स के अंदर मौजूद वस्तु को हाथ लगाकर महसूस करके देखता है। जब रोहित को यकीन हो जाता है कि उसकी आंखों के सामने किसी तरह का भ्रम नहीं है बल्कि वास्तविकता है, तब वह सवचेत ही कई कदम पीछे हो जाता है। रोहित की स्थिति इस वक्त ऐसी थी जैसे शायद पहले कभी नहीं हुई हो। पल भर के लिए उसे ऐसा लगा जैसे धरती और आसमान घूम रहे हैं। उसके कानों में किसी तरह की कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो चुका था। उसके पैरों से जमीन निकल गई थी और वह अपने दम पर खड़ा रहने में सक्षम नहीं था। तभी रोहित की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। अनिका किसी तरह खुद को संभालती है और बॉक्स को अच्छी तरह से चेक करती है। तभी उसे उसमें से एक बुलेट जैसी चीज मिलती है। उसे बिना किसी देरी के कुछ ही पलों में अनिका पूरा पढ़ डालती है। इसके बाद लंबी गहरी सांस लेती है और वहीं घुटनों के बल बैठ जाती है। उसके दोनों हाथ अपने चेहरे पर आ जाते हैं। कुछ पल इसी तरह बैठे रहने के बाद वह अपने हाथों को चेहरे से बालों की तरफ ले जाती है। अनिका की आंखों से भी आंसुओं की 2 बूंदें निकल आती हैं, लेकिन उसके चेहरे पर इस वक्त मुस्कान थी। वह अपनी जगह से उठ खड़ी होती है और रोहित के पास पहुंच जाती है। फिर उसके हाथ को पकड़ते हुए अपनी आंसू भरी आंखों को मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ उससे कहती है, क्या तुम डर गए? अनिका के इस सवाल पर रोहित बेहद हैरान होकर उसकी तरफ देखता है, लेकिन रोहित के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। और अनिका रोहित का दूसरा हाथ भी पकड़ लेती है और फिर उससे कहती है, घबराने की जरूरत नहीं है, यह सिर्फ डम्मी है। अनिका की बात सुनकर रोहित को अंदर ही अंदर खुशी होती है, लेकिन फिर भी उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। अपनी आंखों से ऐसा भयंकर दृश्य देखने के बाद किसी को भी अपने कानों पर विश्वास नहीं आता। वह एक बार फिर से तेजी से उन संदूकों की तरफ बढ़ जाता है और एक बार फिर से उसके अंदर हाथ लगाकर देखता है। अब रोहित के मुंह से किसी तरह शब्द निकलते हैं और वह अनिका से कहता है, लेकिन यह तो बिल्कुल। इतना कहकर वह चुप हो जाता है। अब अनिका कहती है, हाँ बिल्कुल असली जैसे हैं, लेकिन फिक्र मत करो, यह तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। इसके बाद अनिका बिना किसी देरी के उन सभी बॉक्स को दोबारा से बंद कर देती है। इसके बाद वह बुलेट रोहित के हाथ में पकड़ा देती है। रोहित भी जल्दी जल्दी उसके पेजों को पलटते हुए पूरा पढ़ लेता है और फिर अचंभित होकर अनिका की तरफ देखता है। अनिका रोहित की गीली पलकों में नीचे मौजूद आंसुओं की बूंदों को अपने हाथों से पोंछते हुए कहती है, जल्दी करो, हमें इन सभी को इनकी सही जगह पर पहुंचाना होगा। ऐसे कहकर अनिका एक बॉक्स को उठाकर अपने कमरे की तरफ ले जाती है,
लेकिन रोहित अभी भी अपनी जगह पर जमा खड़ा था। कुछ देर बाद अनिका वापस लौट आती है। इसके बाद बचे हुए 2 बॉक्स को रोहित और अनिका एक एक करके उठा लेते हैं और कमरे की ओर चल पड़ते हैं। इसके बाद उन्हें सीक्रेट रिसर्च लैब तक पहुंचाकर वापस अपने कमरे में लौट आते हैं। इसके बाद दोनों अपने अपने चेहरों को ठीक करके वहां से गुलेरिया हाउस के लिए निकल जाते हैं। गाड़ी में बैठे बैठे अनिका को रह रहकर आज की घटी घटना को याद कर हंसी आ रही थी और अनिका के चेहरे को देखकर बार बार रोहित के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। वह दोनों मन ही मन सोच रहे थे कि इंसान का दिमाग कुछ ही पलों में कितनी दूर तक की सोच लेता है। रोहित अनिका से पूछता है, इतना खतरनाक सरप्राइज तुम्हें कौन दे सकता है? अनिका मुस्कुराकर कहती है, खुद सोचो, ऐसी चीज कौन दे सकता है? रोहित कुछ पलों के लिए चुप रहता है और उसके बाद मुस्कुराते हुए अनिका की तरफ देखकर कहता है, अब समझ आया कि तुम्हें सरप्राइज के साथ शौक देने की आदत कहाँ से मिली है। रोहित की इस बात पर अनिका भी मुस्कुरा देती है। गुलेरिया हाउस। अनिका और रोहित गाड़ियों के काफिले के साथ गुलेरिया हाउस में प्रवेश करते हैं। मेन गेट के सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा उनके आने की खबर मिलते ही करण गुलेरिया खुद आगे बढ़कर उनके स्वागत के लिए जाते हैं। जैसे ही रोहित गाड़ी से बाहर निकलता है, रिया दौड़ते हुए उसके पास पहुंच जाती है और सीधा उसकी कमर से चिपक जाती है।